वंदना जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय शाम का वक्त हो चुका है और आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और आने वाले आगामी एग्जामों में उनके प्रश्नों का सही तरीके से सॉल्यूशन मिल सके। तो वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 21वां नंबर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो 1668 ईस्वी में ये प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताते चले कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई थी और इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को 1873 में अमेरिकी दास प्रथा पर आधारित लिखी थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दी गई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को ज्वालियावाला बाग हत्याकांड से रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी दुखी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने ये वापस कर दी थी। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थी। तो बढ़ते हैं थोड़ी सी इसमें आपको हम जानकारी बता दें कि जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जे.बी. कृपलानी बोलते हैं। तो इन्होंने स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में थे। कृपलानी जी एक का दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणविद और स्वतंत्रता संघ सेनानी थे। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 25वां नंबर। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था सन 1906 में बनाया गया था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो थी वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक अंग्रेज ने की थी और वर्ष 1906 में इसे पूर्ण रूप से अस्थायी बनाया गया था। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में की थी। तो सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आगामी एग्जामों के लिए। तो इसको ज़रा ध्यान दे के आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। और इस सरकार का समर्थन राष्ट्रीय धुरी जो है जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था और रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो नमक कानून तोड़ने की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो ज़रा इसके बारे में आप लोग को बताते चले कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। तो यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान से हुई थी और ये जो डांडी नामक स्थान है जो गुजरात में आती है और गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। तो ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ए, राम मनोहर लोहिया ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इनके बारे में बताते चले कि राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे और वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा गया था और यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और इस लड़ाई में मीर जाफर को बंगाल के नए
नवाब के रूप में बनाया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बंधन की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। तो जैसा कि आपको बताया गया, इस संगठन का उद्देश्य यह था कि स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 31 नंबर की तरफ। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग का जो बारे में आपको बताते चले कि लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। जो इसका मराठी में जो ये है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तुम्ही मिला विनाच, मराठी में यह घोषणा किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो मराठी में यह स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में की थी। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो इसका मराठी में जो दिया गया आपको, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मिलाविनाच का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो ये लोग लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, तो इसका प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव ने पुलिस के प्रमुख एस्कॉर्ट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 35 नंबर की तरफ। तो गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि सिख गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो बारिंद्र घोष जुगांतर समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था और इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 1944 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती के विरुद्ध थी। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में मरकयार लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और यह कांग्रेस का यह लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो इस अधिवेशन में जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था और पूर्ण स्वराज को पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ।
तो ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हम जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण यह अहसान मंजिल पैलेस काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान के द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक है। तो फिर से आपको अगले दिन कुछ नए कंटेंट, कुछ नए क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू के द्वारा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे साझा की जाएगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके सारे डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तो आप सभी का वंदना जीएस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।